नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम एक बिहेवियर पढ़ेंगे मटेरियल का, जिसको हम एनालिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। उस इसके बाद हम मटेरियल जैसे कंपोजिट मटेरियल से इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि एनालिस्टिक बिहेवियर है क्या। उसके पहले हम जानते हैं कि इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर क्या है, उसका एक रिवीजन हम कर लेते हैं। जैसे इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर में हम देखते हैं कि हम वाई एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन प्लॉट करते हैं, और हमें कुछ ऐसे टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। जो इनिशियल पार्ट है, लीनियर पार्ट है, हम उसको इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं मटेरियल का, और जो नॉन लीनियर पार्ट है उसको हम प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर इलास्टिक बिहेवियर कुछ इस तरह से और प्लास्टिक बिहेवियर कुछ इस तरह से, और टोटल स्ट्रेन मटेरियल पे एप्सिलॉन टी है, तो हम इलास्टिक स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये मेरा इलास्टिक स्ट्रेन है, और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ ये इनिशियल कर्व से इस तरह से, तो मुझे कुछ इलास्टिक जो रिकवरेबल पार्ट होगा स्ट्रेन का, इसको मैं इलास्टिक स्ट्रेन कहूँगा, और ये जो पार्ट होगा जो नॉन रिकवरेबल है, इसको मैं प्लास्टिक स्ट्रेन कहता हूँ। तो मेरे पास कुछ इलास्टिक और प्लास्टिक स्ट्रेन इस तरह से आता है, जो कि टोटल स्ट्रेन में मैं इन दोनों से का कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये जो इलास्टिक पार्ट है या प्लास्टिक पार्ट भी है, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। टाइम का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही स्ट्रेस मैं अप्लाई कर रहा हूँ या स्ट्रेस मेरे मटेरियल पे आ रहा है, उस अमाउंट का स्ट्रेन वो डेवलप हो रहा है। यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं है, टाइम के साथ ये स्ट्रेन इवॉल्व नहीं हो रहा है। तो अभी मैं जब इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर की बात करके एनालिस्टिक बिहेवियर एक्सप्लेन करूंगा, तो हम देखेंगे कि इस एनालिस्टिक बिहेवियर में स्ट्रेन जो डेवलप होगा वो टाइम के साथ डेवलप होगा। कुछ इस तरह से, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट कंसिडर कर रहा हूँ और मैंने कुछ स्ट्रेस अप्लाई कर दिया यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि ये इलास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हुआ है। हम सिर्फ इलास्टिक बिहेवियर में अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन ये डेवलप हुआ है, और अभी स्ट्रेस पे मैं अपने मटेरियल को उसी स्ट्रेस पे रखूंगा, यानी ये स्ट्रेस मैं अभी चेंज नहीं करूंगा, यानी स्टेट ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। और समय के साथ देखते हैं कि स्ट्रेन कैसे इवॉल्व हो रहा है मटेरियल पे। तो आप देखेंगे कि कुछ स्मॉल स्ट्रेन यहाँ पे इवॉल्व होगा टाइम के साथ। ये जो स्ट्रेन है ये टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। तो हम कहेंगे जो एप्सिलॉन E1 है, जो पहला स्ट्रेन था डेवलप हुआ था, वो टाइम का फंक्शन नहीं था, यानी जैसे मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया उस तरह से वो स्ट्रेन डेवलप हो गया। पर ये जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन 2, ये जो इलास्टिक स्ट्रेन है ये समय के साथ डेवलप हो रहा है, ये टाइम का फंक्शन है। अगर मैं देखूंगा स्ट्रेन यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम प्लॉट किया है, तो किस तरह से इस सिनेरियो को मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 अगर कंडीशन मैं कंसिडर करूंगा, यानी सडनली अगर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, तो एप्सिलॉन E1 ये इलास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होगा। और टाइम के साथ मान लेते हैं t इक्वल टू T1 के साथ, आप देखेंगे कि स्मॉल स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होगा, और वो स्ट्रेन है यहाँ पे एप्सिलॉन E2। ये स्मॉल इलास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये टाइम के साथ डेवलप हो रहा है। आप देखेंगे कि ये टाइम के साथ डेवलप हो रहा है। इसका मतलब मैंने ये स्ट्रेस यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, ये स्ट्रेस मैंने यहाँ पे कांस्टेंट छोड़ दिया था और देख रहा था कि मटेरियल किस तरह से डिफॉर्म हो रहा है। तो इस स्ट्रेस पे टाइम के साथ मटेरियल पे स्ट्रेन डेवलप होता है, और यही बिहेवियर है, इसको हम कहते हैं विस्कोइलास्टिक या एनालिस्टिक बिहेवियर। अगर मैं इस स्ट्रेस पे जाके, यानी इस टाइम पे जाके अगर ये स्ट्रेस ड्रॉप कर दूं, यानी मैं स्ट्रेस अगर रिलीज कर दूं, तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन E1, ये इलास्टिक स्ट्रेन जो टाइम का फंक्शन नहीं था, वो सडनली रिलीज हो जाएगा या रिगेन हो जाएगा, और यहां पे आप देखेंगे एक सडन ड्रॉप आपको मिलेगा। और ये जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन E2, ये फिर टाइम के साथ डीके होगा कुछ इस तरह से, और आगे जाके ये डीके होके या रिकवर होके ये जो स्ट्रेन है मटेरियल पे, ये शून्य आ जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो हम देखेंगे कि विस्कोइलास्टिक या एनालिस्टिक बिहेवियर में ये जो इलास्टिक स्ट्रेन है ये टाइम के साथ डेवलप हो रहा है। तो पहली बात तो यह है कि एप्सिलॉन E2 ये इलास्टिक स्ट्रेन है। अगर ये इलास्टिक स्ट्रेन है तो हम देखेंगे कि इलास्टिक बिहेवियर में ये जो स्ट्रेन है ये रिकवरेबल होगा, पर ये टाइम के साथ रिकवर होगा। ये डेवलप भी टाइम के साथ होता है और रिकवर भी टाइम के साथ होता है। यही इलास्टिक डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन है कि हम ओरिजिनल डायमेंशन रिकवर कर सकते हैं, पर ये जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रेन टाइम के साथ डेवलप हो रहा है। एप्सिलॉन E1 और एप्सिलॉन E2 में यही डिफरेंस है। ये दोनों इलास्टिक स्ट्रेन है, बट ये टाइम का फंक्शन नहीं है और ये टाइम का फंक्शन है। तो एप्सिलॉन E2 के बारे में हमने इतनी बात नहीं की थी मेटल्स और सिरामिक्स के बारे में। ये जानेंगे क्योंकि एप्सिलॉन E2 जो स्ट्रेन डेवलप होता है ये बहुत स्मॉल होता है। ये जो बिहेवियर है अभी एप्सिलॉन 2 जो डेवलप होता है समय के साथ, इसको हम कहते हैं विस्कोइलास्टिक और एनालिस्टिक बिहेवियर। इसको आप इसके साथ कंफ्यूज ना करिए क्रीप के साथ। जैसे क्रीप में हमने भी देखा था कि एक स्ट्रेन डेवलप होता है मटेरियल के साथ, पर वो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है, यानी वो रिकवरेबल स्ट्रेन नहीं है, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो क्रीप में हमें प्लास्टिक स्ट्रेन्स डेवलप होते हैं या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है क्रीप में। पर विस्कोइलास्टिक और एनालिस्टिक डिफॉर्मेशन जब मैं बात कर रहा हूँ वो सारे इलास्टिक स्ट्रेन है और वो रिकवरेबल स्ट्रेन्स है। तो ये जो एप्सिलॉन E2 यहाँ पे मैंने बात की है ये इलास्टिक स्ट्रेन्स है और ये मेटल्स और सिरामिक्स में बहुत स्मॉल होते हैं और इसलिए हम इनको इग्नोर करते हैं। अभी तक के सारे एनालिसिस में हम इन स्ट्रेन्स को इग्नोर करते हैं। पर कुछ मटेरियल्स है जैसे कि पॉलीमर्स है या ग्लासेस है या अमोर्फस मटेरियल्स है, इसमें ये विस्कोइलास्टिक स्ट्रेन्स बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए ये बिहेवियर को इन मटेरियल्स में आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे पॉलीमर्स यहाँ पे हमने लिख लिया, पॉलीमर्स, ग्लासेस या अमोर्फस मटेरियल्स, इसमें ये स्ट्रेन्स एनालिस्टिक स्ट्रेन्स डेवलप होते हैं और एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमने एक स्नोइक इफेक्ट पढ़ा था, इसके बारे में भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। हमने स्नोइक इफेक्ट पढ़ा था। स्नोइक इफेक्ट भी एक मैनिफेस्टेशन है एनालिस्टिक बिहेवियर या विस्कोइलास्टिक बिहेवियर का। अभी हम देखेंगे कि एनालिस्टिक स्ट्रेन क्या है। तो ये जो डिफरेंस है एप्सिलॉन E2 माइनस एप्सिलॉन E1 ये है एनालिस्टिक स्ट्रेन, और ये जो बिहेवियर है इसको मैं कहूँगा एनालिस्टिसिटी। जब ये स्ट्रेस यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रखा है और टाइम के साथ ये स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, इसको हम कहते हैं एनालिस्टिक स्ट्रेन और ये बिहेवियर को हम कहते हैं एनालिस्टिसिटी। यहाँ पे हमने स्ट्रेस रिलीज कर दिया तो यहाँ पे सडन ड्रॉप मिला रिकवरेबल स्ट्रेन का एप्सिलॉन E1 का, बट दूसरा जो टाइम के साथ जो स्ट्रेन रिकवर होगा एप्सिलॉन E2, ये इफेक्ट हम कहेंगे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। दोनों सेम फिनोमिना है पर ये समय के साथ डेवलप हो रहा है और ये समय के साथ घट रहा है। तो इसको एनालिस्टिसिटी कहेंगे, इसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन मेरे विस्कोइलास्टिक और एनालिस्टिक बिहेवियर का। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स देखते हैं। तो हमने हमारे कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर पढ़ा, तो हमने इलास्टिक बिहेवियर पढ़ा, फिर प्लास्टिक बिहेवियर पढ़ा। हमने ये भी जाना कि ये जो स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप होता है ये किस किस कॉन्ट्रीब्यूशन से आते हैं। हमने कुछ स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स भी पढ़े। तो ये टिपिकल कर्व्स इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्रिटल मटेरियल है, यहाँ पे कोई प्लास्टिक स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ मिलेगा। और यहाँ पे हमने दिखाया है 2 यील्ड पॉइंट्स, ये माइल्ड स्टील्स में हमें मिलता है, हमने देखा था। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, माइल्ड स्टील्स में हमें ये बिहेवियर मिलता है या लो कार्बन स्टील्स में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई स्ट्रेंथ लो डक्टिलिटी स्टील्स या हाई स्ट्रेंथ लो डक्टिलिटी मटेरियल्स और लो स्ट्रेंथ हाई डक्टिलिटी मटेरियल्स, कुछ इस तरह से उनके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने प्लॉट किए। भी कुछ पॉलीमर्स के हम प्लॉट कर लेते हैं। जैसे नेचुरल रबर या पॉलीमर्स के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं और थर्मोसाइट्स कुछ इस तरह से हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स दिखाते हैं। तो अगर हम देखेंगे पॉलीमर्स या थर्मोसाइट्स या नेचुरल रबर्स या थर्मोप्लास्टिक्स में ये जो इलास्टिक स्ट्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, या अगर हम कहेंगे
यंग्स मॉडुलस इसका काफ़ी कम होता है। अगर आप देखेंगे इसका स्लोप, अगर मैं देखूंगा ये स्लोप की अगर मैं बात करूं तो ये स्लोप काफ़ी कम होता है। तो यानी इलास्टिक मॉडुलस इन केस में काफ़ी कम होता है, इसलिए हमें इलास्टिक स्ट्रेन भी ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इलास्टिक स्ट्रेन ये लीनियर नहीं है, यानी नॉन लीनियर इलास्टिक स्ट्रेन्स हमें मिलते हैं, यानी ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, जहां पे नॉन लीनियरिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने समराइज किए सारे मटेरियल्स के लिए। अभी जब हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं तभी हम जानते हैं कि कंपोजिट मटेरियल्स होते क्या है। तो उसके लिए हम कुछ सिंपल केस स्टडी कंसिडर करेंगे, जैसे कंपोजिट मटेरियल्स में। तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स है और मैं एक फॉरेन मटेरियल या रेनफोर्समेंट उसको मैं कहूँगा, और यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं फाइबर्स कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ फाइबर्स मैंने इस मैट्रिक्स में रेनफोर्स कर दिए है कुछ इस तरह से। ये लॉन्ग फाइबर्स हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से मैंने लॉन्ग फाइबर्स इस मैट्रिक्स में रेनफोर्स कर दिए। अभी हम इनका प्रॉपर्टी अगर मुझे डिटर्मिनेशन करनी है, जैसे इलास्टिक मॉडुलस डिटरमाइन करना है, तो मैं क्या केस कंसिडर कर सकता हूँ। तो इसके लिए कुछ मॉडल्स यहाँ पे दिए हैं। मान लेते हैं अगर मैं फोर्स इस मैट्रिक्स और रेनफोर्स्ड यानी इस कंपोजिट को अप्लाई कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि FC, इसको मैं मान लेता हूँ कि एक फोर्स एक टोटल कंपोजिट पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आइसोस्ट्रेन मॉडल अप्लाई करूँगा। आप तुरंत ही समझेंगे कि जब मैं इस फोर्स को अप्लाई करूँगा इस कंपोजिट पे, तब इस मैट्रिक्स का भी डिफॉर्मेशन होगा और इस फाइबर्स का भी डिफॉर्मेशन होगा। अगर आप देखेंगे कि इस कंपोजिट को इंटैक्ट रहना है, एक ज्योमेट्रिकल कॉम्पैटिबिलिटी अगर मेंटेन करनी है फाइबर्स और मैट्रिक्स में या रेनफोर्स और मैट्रिक्स में, तो हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेन डेवलप होगा इन दोनों में वो सेम होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि अगर टोटल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है इस कंपोजिट में, उसको मैं एप्सिलॉन C मान के चल रहा हूँ, तो वो इक्वल होना चाहिए जो मैट्रिक्स फेज में जो स्ट्रेन डेवलप होगा, वो इक्वल होना चाहिए जो फाइबर फेज में जो स्ट्रेन डेवलप होगा। यानी तीनों स्ट्रेन सेम होने चाहिए, तभी जाके ये कंपोजिट यूनिफॉर्मली डिफॉर्म करेगा और फाइबर्स और मैट्रिक्स के बीच में कुछ ज्योमेट्रिकल कॉम्पैटिबिलिटी रहेगी। तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि ये फोर्स आप देखेंगे कि एक कंपोजिट पे मैंने अप्लाई किया, ये शेयर होगा मेरे मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट के साथ। तो यहाँ पे मैं रेनफोर्समेंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट के साथ शेयर होगा। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको C की जगह F लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करूँगा और डिवाइड करूँगा इस कंपोजिट के क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो ये हो जाएगा FC अपॉन AC, FM अपॉन AC और FF अपॉन AC। अगर मैं इस तरह से कुछ रीअरेंजमेंट करूंगा, यहाँ पे देखेंगे इस पार्ट में, तो मैंने FM अपॉन AM यानी एरिया ऑफ मैट्रिक्स से डिवाइड किया है और एरिया ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ फाइबर से डिवाइड किया है और एरिया ऑफ फाइबर से मल्टीप्लाई किया है। तो आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये हो जाएगा मेरा कंपोजिट पे ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा है वो पार्ट हो जाएगा। ये पार्ट मेरा मैट्रिक्स पे जो स्ट्रेस आएगा या मैट्रिक्स पे स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा, और AM अपॉन AC को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ माय मैट्रिक्स। सिमिलरली आप ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा फाइबर के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है या फाइबर जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है ये हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया है, और ये जो पार्ट है AF अपॉन AC ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर्स, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में डायमेंशंस को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो ये मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे कि अगर मैं EC से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी इस स्ट्रेन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा थ्रू आउट, या मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं
ये सिग्मा सी को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेन इन कंपोजिट मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कंपोजिट। सिमिलरली ये जो पार्ट है सिग्मा एम को मैं एप्सिलॉन एम इंटू ई एम यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे सिग्मा एफ को लिख सकता हूँ एप्सिलॉन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ फाइबर। तो मैं इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ। और अभी हमें पता है कि एप्सिलॉन सी, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन एफ सेम है, तो क्योंकि हम आइसोस्ट्रेन कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये तीनों कैंसल आउट हो जाएंगे और मैं कुछ इस तरह से रिलेशन लिख सकता हूँ। तो ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ कंपोजिट। मैं लिख सकता हूँ यंग्स मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स इंटू वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ माई मैट्रिक्स फेस प्लस यंग्स मॉडुलस ऑफ फाइबर इंटू वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ माई फाइबर फेस। और ये हम कह सकते हैं कि एक सीरीज में एडिशन हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं जब मैं आइसोस्ट्रेन मॉडल की बात कर रहा हूँ। तो मैं किसी भी प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास डिफरेंट रेनफोर्समेंट्स हैं और मैं आइसोस्ट्रेन मॉडल कंसिडर कर रहा हूँ तो एवरेज प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ये हो जाएगी इनकी समेशन सीरीज में, एक वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा उस आयत फेस का, आयत रेनफोर्समेंट का इनटू प्रॉपर्टी ऑफ आयत रेनफोर्समेंट। तो आप इस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया एक सिनारियो। अभी हम दूसरा सिनारियो कंसिडर करते हैं जहां पे मैट्रिक्स कुछ इस तरह से और मेरे फाइबर कुछ इस तरह से अलाइंड है और मैं फोर्स एफ सी कुछ इस तरह से अप्लाई कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि ये आइसोस्ट्रेस मॉडल है। इस आइसोस्ट्रेस मॉडल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फाइबर है और मैट्रिक्स है ये दोनों सेम स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप देखेंगे इसके ज्योमेट्री या अलाइनमेंट की वजह से ये जो मैट्रिक्स है इसका एरिया ए है और सिग्मा ये जो फाइबर है इसका भी एरिया ए है। और आप देखेंगे कि स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय मैट्रिक्स और स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय फाइबर दोनों सेम रहेंगे। तो अगर मैं ये जो फोर्स अप्लाई करूंगा तब वहां पे कुछ इलोंगेशन होगा, ये कंपोजिट डिफॉर्म होगा, तो मैं चेंज इन लेंथ लिख सकता हूं। तो मैं चेंज इन लेंथ इस तरह से लिख सकता हूं कि टोटल लेंथ चेंज जो कंपोजिट का है वो हो जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ मैट्रिक्स फेस प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर फेस। अगर मैं इनिशियल लेंथ से डिवाइड करूंगा कुछ इस तरह से LC से, अगर मैं यानी लेंथ ऑफ कंपोजिट मैं कुछ इस तरह से कंसिडर करूंगा, ये मान लेते मेरा लेंथ ऑफ कंपोजिट है कुछ इस तरह से, तो आप अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी। अभी हम कुछ इस तरह से इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस टर्म को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, यानी मैं LM यानी लेंथ ऑफ माय मैट्रिक्स से डिवाइड करूंगा और लेंथ ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ फाइबर से डिवाइड करूंगा और लेंथ ऑफ फाइबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है डेल्टा L अपॉन LC ये एप्सिलॉन C हो जाएगा क्योंकि ये डेफिनेशन हो जाएगी मेरे स्ट्रेन की, और ये जो डेफिनेशन है ये भी स्ट्रेन हो जाएगा मेरे मैट्रिक्स फेज में। और यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि एरिया कांस्टेंट है, तो ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे वॉल्यूम फ्रैक्शन को। LM अपॉन LC रिप्रेजेंट करेगा VM और LF अपॉन LM रिप्रेजेंट करेगा VF वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर। और ये जो पार्ट है डेल्टा LF अपॉन LF ये रिप्रेजेंट करेगा एप्सिलॉन F यानी स्ट्रेन इन फाइबर। अगर मैं इस एप्सिलॉन C को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, सिग्मा C अपॉन EC यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ कंपोजिट इज इक्वल टू सिग्मा M डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स, और इसको एप्सिलॉन F को लिख सकता हूँ सिग्मा F डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ फाइबर। अभी हमें पता है कि सिग्मा C, सिग्मा M और सिग्मा F इक्वल है क्योंकि एक आइसोस्ट्रेस कंडीशन में है, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी ये कंपोजिट का यंग्स मॉडुलस हो जाएगा और मैं लिख रहा हूँ इसको मेरे मैट्रिक्स और फाइबर के यंग्स मॉडुलस के द्वारा और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ
फाइबर्स के द्वारा। तो मैं किसी भी प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/PC इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n vi अपॉन pi। ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल फेज या यहाँ पे मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट की जब मैं बात करूंगा तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट की। तो कुछ इस तरह से मैं दो मॉडल्स से ये कंपोजिट के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकता हूं। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स प्लस वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर ये 1 होता है, दोनों को मिला के वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर मैं ये मॉडल्स अगर कंसिडर करूं तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट, और यहाँ पे वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है। तो मान लेते कि यहाँ पे ये कंपोजिट का वॉल्यूम फ्रैक्शन, कंपोजिट में वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। तो आपको आइसोस्ट्रेन मॉडल अगर मैं कंसिडर करूंगा तो ये रिलेशन आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगी वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ माई मैट्रिक्स। यहाँ पे यानी अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर यहाँ पे 0 है, तो ये जो प्रॉपर्टी हो जाएगी ये मेरे मैट्रिक्स की हो जाएगी, और ये जो प्रॉपर्टी होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन एफ। यानी यहाँ पे अगर मैं इलास्टिक मॉडुलस की बात करूंगा तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन एफ। और अगर मुझे फाइबर कंटेंट पता है तो मैं उस फाइबर कंटेंट के लिए उस कंपोजिट की प्रॉपर्टी यहाँ पे इस तरह से आइसोस्ट्रेन मॉडल से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम इंटू वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स प्लस एप्सिलॉन एफ इंटू वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर। ये हो गया आइसोस्ट्रेन मॉडल। और आइसोस्ट्रेस मॉडल अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। तो ये होगी, यानी यंग्स मॉडुलस की बात कर रहा हूं तो यहां पे मुझे वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि आइसोस्ट्रेन मॉडल अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो मुझे हायर प्रॉपर्टी मिल रही है कंपोजिट की, और आइसोस्ट्रेस में मुझे लोअर मिल रही है प्रॉपर्टी। तो इसलिए आइसोस्ट्रेन मॉडल को कभी कभी अपर बाउंड भी कहा जाता है और आइसोस्ट्रेस मॉडल्स को लोअर बाउंड मॉडल्स कहते हैं। और इसको आइसोस्ट्रेन को वॉइट एवरेज भी कहते हैं और आइसोस्ट्रेस को हम रेस एवरेज भी कहते हैं। जनरली देखा जाता है कि अगर मैं कोई भी कंपोजिट बना रहा हूं तो आपको प्रॉपर्टीज जो कंपोजिट की है वो इन दो बाउंड्स के बीच में ही मिलेगी। तो ये एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में मिलेगी। इसको रूल ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। इसको कभी कभी रूल ऑफ मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो ये हो गए मेरे कंपोजिट्स के प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन। अगर मुझे वॉल्यूम फ्रैक्शन पता है मेरे मैट्रिक्स और फाइबर्स के, तो मैं एक प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से दो बाउंड्स के बीच में, अपर बाउंड प्रॉपर्टी और लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। तो जनरली प्रॉपर्टीज आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। इन दोनों का डिफरेंस और एक प्रॉपर्टी और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, इन दोनों का जो जितना डिफरेंस रहेगा ये मेरे मटेरियल में आइसोट्रॉपी को भी एक्सप्लेन करती है। यानी जितना कम डिफरेंस उतनी आइसोट्रॉपी यहाँ पे आपको मिलेगी, और जितना ज्यादा डिफरेंस उतना मटेरियल अनआइसोट्रॉपिक। तो यहाँ पे लिख देते हैं अनआइसोट्रॉपी। अगर मैं बात करूंगा तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड का जो डिफरेंस है वो ज्यादा रहेगा। तो ये हो गए कुछ कंपोजिट्स की प्रॉपर्टीज। और आज के पार्ट में हमने एक बिहेवियर देखा मटेरियल का जिसको हम एनालिस्टिक बिहेवियर कहते हैं, जो कि टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर है और वो इलास्टिक स्ट्रेन डेवलप करता है जो कि रिकवरेबल होता है। जनरली एनालिस्टिक बिहेवियर ये पॉलीमर्स, ग्लासी मटेरियल्स या एमोर्फस मटेरियल्स में देखा जाता है। हमने उसके बाद कंपोजिट मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं ये भी देखा। तो अभी के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ और इस क्लास के बाद इस कोर्स को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।